Welcome to Tachyon. Today we will continue the lecture of modern physics. What we have seen till now. अभी तक हमने क्या देखा मॉडर्न फिजिक्स में? हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है बोर्स एटॉमिक मॉडल, और बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद हमने कुछ रिलेशंस के बारे में बातें की थी। कुछ रिलेशंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंट होती है ऑर्बिट्स में। वो क्या है रिलेशंस? मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। वो क्या था 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। फिर क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट 2.18 into 10 power 6 z by n मीटर पर सेकंड। फिर एनर्जीज की डिस्कशन की थी। तो टेक्निकली देखा जाए तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, अपना क्या बोले वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट और एनर्जीज, ये सब की एब्सोल्यूट वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है। और जितने सारे रिलेशन है उसके एब्सोल्यूट वैल्यूज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसका ऑर्डर देख लेते हैं, फैक्टर देख लेते हैं जेड और एन का बस। तो चलो इसी ऑर्डर में हमने देख लिया रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब करते हैं चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ होता है थोड़ी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड अगर आपको निकालना है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है निकालना है। तो देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल 2 पाई रेडियन कितने टाइम में घूम जाता है? एक टाइम पीरियड में। और 2 पाई बाई टी को ही क्या कहते हैं? ओमेगा। ओमेगा ही क्या है? वी बाई आर है। अब ध्यान से देखो तो वेलोसिटी किसका रेशियो चल रहा है? C1 कुछ कांस्टेंट z बाई एन चल रहा है। रेडियस कैसा चल रहा है? सम कांस्टेंट n स्क्वायर बाई जेड चल रहा है। अगर हम देखें तो v बाई आर जब रेशियो लेंगे तो पता चलेगा सम कांस्टेंट z स्क्वायर बाई एन क्यूब होगा। तो तुम्हें बस ये याद रखना है दैट ओमेगा इज सम कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर बाई एन क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, है ना। तो हमने क्या देखा, एक साइकिल में जो टाइम लगता है वही तो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एक साइकिल में कितना टाइम लगता है? एक साइकिल 2 पाई रेडियन, टाइम लग रहा है टाइम पीरियड। तो एक साइकिल में जो टाइम पीरियड लगती है उसको टाइम पीरियड 2 पाई बाई टी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो गया जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। अब इसमें रेशियो पूछ सकता है क्वेश्चन, वही रिपीट अगेन। कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं? बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन। कुछ भी कर सकता है वो रेशियोज में। अगर आप देखेंगे तो रेशियोज कैसे बनेंगे इसका, देखें। अगर हमने ध्यान से देखे तो क्या बन रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट बन रहा है अपना जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो देखो ओमेगा इज समथिंग के जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो चलो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा? के Z2 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। और ओमेगा 1 क्या हो जाएगा? के Z1 स्क्वायर N2 क्यूब। और ये क्या हो जाएगा? N1 क्यूब। तो क्या लिखेंगे? ओमेगा 1 इज Z2 स्क्वायर बाई N2 क्यूब इंटू N1 क्यूब बाई Z1 स्क्वायर। ऐसा रेशियो में क्वेश्चन आने की चांसेस है। दिस इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन टू डिफरेंट एटम्स इन टू डिफरेंट ऑर्बिट्स, है ना। टू इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन टू डिफरेंट एटम्स इन टू डिफरेंट ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या है? N1 और N2, और जिस एटम का एटॉमिक नंबर है Z1 एंड Z2, ये तरीके से। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद और क्या बातें आ सकती है? करंट पूछा जाता है। जैसे करंट का भी रिलेशन पूछते हैं। ये कैसे, करंट कैसे आ गया? करंट क्या होता है? करंट आपको पता होगा, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज जब मूव करती है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है तो करंट प्रोड्यूस कर रही होगी ना। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है तो हमें पता है कि देखो ये जो चार्ज है, चार्ज बाय टाइम क्या होता है? करंट होता है। ठीक। अब चार्ज कितना है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ई। और पूरा एक सर्कल करने में कितना टाइम लगता है? एक टाइम पीरियड। तो क्या लिखेंगे यहां पे? हम लिख सकते हैं साफ साफ कि चार्ज कितना है? ई। एक टाइम पीरियड में पूरा कर देता है। तो ई बाई टी क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ही लिख सकते हैं, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो एफ कितना हो जाएगा? ओमेगा बाई 2 पाई। वन बाई टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक। तो आई कितना हो गया? ई ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये तो कांस्टेंट है। तो ये ओमेगा वाला पूरा ऑर्डर ले लेगा। ओमेगा का ऑर्डर क्या था? सम कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो ये करंट का क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो इसमें वही चीज है, रेशियो पूछ सकता है। करंट इन वही I2 क्या लिखूंगा? I2 लिखूंगा समथिंग C Z2 स्क्वायर बाई N2 क्यूब। और उस तरह से I1 क्या लिखूंगा? सम C Z1 स्क्वायर बाई N1 क्यूब। तो करंट का रेशियो और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैसा होगा?
एक जैसा ही होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक, तो ये हो गया करंट का, बहुत इजी। अच्छा, और देखो करंट के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, करंट के बाद एक मैग्नेटिक मोमेंट करके भी टर्म आती है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो क्या निकलवा देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अगर आपको निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता होगा ना क्या होता है, आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया इज मैग्नेटिक मोमेंट। ये रहा देखो, जैसे मान लो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, लाइक सपोज कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज अगर सर्कल में घूम रही है, तो हम मानते हैं कि वो एक कोई करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। तो कुछ करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है मतलब आई, और अगर करंट ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इन सर्कल, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, हुज नॉर्थ एंड इज दिस साइड एंड साउथ एंड इज बैक साइड। तो नॉर्थ एंड इधर और साउथ एंड इधर, तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट हुज वन एंड्स बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ एंड वन एंड्स बिहेव्स लाइक अ साउथ। तो बार मैग्नेट का क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो करंट कैरिंग कॉइल, जो 12th के बच्चे वो जानते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल जो होती है, ये किसके इक्विवेलेंट होती है, इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है स्मॉल m इंटू 12 पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए। ठीक, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा आई इंटू ए। तो आई क्या है, अभी देखा हमने, ई ओमेगा बाई 2 पाई, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो बस इसको अगर हम लोग सब कुछ सॉल्व करें तो आपको दिखेगा मैग्नेटिक मोमेंट फाइनली आता हुआ k टाइम्स n, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। m इज ओनली फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। और ये बिल्कुल एटॉमिक नंबर पे क्यों मतलब होगा, ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है तो किस स्पीड में है, उस तरीके से देखो। तो जैसे क्वेश्चन है, जैसे हमें पूछे रेशियो ही बनाना बोले, तो क्या बोलेंगे, m2 इज cn2 एंड m1 इज cn1। तो क्या लिखेंगे, m2 बाई m1 इज n2 बाई n1। ठीक, तो इस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का भी रेशियो बन गया। अब इसमें हमें क्या है, एक बार मैं समअप कर देता हूं सब कुछ, कितने चीजें इंपॉर्टेंट है, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और क्या देखा हमने, करंट, और एक लास्ट में मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो आपने देखा होगा आर क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते हैं, एन स्क्वायर बाई जेड, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, है ना। उसी तरीके से अगर देखें तो क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, बोलता है ना, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये भी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये भी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज आई थिंक प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। करंट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एन। अगर आपको इतनी चीजें पता है, तो आप 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द फॉर्मूलाज यू कैन इजिली आंसर। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज जल्दी नहीं पूछी जाती हैं, पूछेंगे भी तो बस एनर्जी वाले में एब्सोल्यूट वैल्यूज, बाकी में तो रेशियो से काम चल जाता है। सो दिस वाज इट फॉर द रिलेशन पार्ट। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो भी साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम का एक वर्ड सुना होगा, और मैं जब अपने स्टूडेंट डेज में था तो इसको शायद मैंने अच्छे से नहीं समझा था, बट मैं इसको अब अच्छे से समझता हूँ, और मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दो वेराइटीज हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये दोनों स्पेक्ट्रम क्या है, इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम constitutes of two things, absorption spectrum and emission spectrum. Let's understand the meaning of this absorption and emission. But before that, you should know actually the complete analysis about the energies of the orbits, है ना, energies का पूरा आइडिया होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, स्पेक्ट्रम को समझने के प्रोसेस में लेट्स अंडरस्टैंड द एनर्जी पार्ट ऑल्सो। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, अब बात को समझते हैं। देखो, this is an atom, hydrogen atom, this is the first orbit, second orbit, third orbit, and we know the formula of the energy in any orbit, वो कितना होता है बेटा, -13.6 z square by n square, and what is the z value for hydrogen, 1. So
the actual formula becomes how much? It becomes En minus 13.6 by n square electron volt. What is that? That is the energy of any orbit of hydrogen, है ना? तो ध्यान से देखो, if I keep n equal to 1, so what is the energy of the first orbit? 13.6 into n की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, n की जगह जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब क्या है? दिस इज द एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट. n की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा एनर्जी? माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर n की जगह 4 रखेंगे तो क्या एनर्जी आएगा? माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब मतलब इसका क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि इफ अ इलेक्ट्रॉन वांट्स टू रिवॉल्व in the first orbit, it should have a total energy of how much energy? minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमना चाहता है, सेकंड ऑर्बिट में, तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूमना चाहता है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एनर्जी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? तो इतनी. अब एक बात को समझो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को. अब मैं तुमसे पूछता हूं, कौन सा लोअर एनर्जी है इसमें? कौन सा लोअर एनर्जी है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लोअर है या माइनस 0.85 लोअर है? देखो, अब इसमें जो लोअर एनर्जी है वो कौन सा है? माइनस 13.6. ये कौन सा एनर्जी है? लोअर एनर्जी है. और ये वाला कौन सा एनर्जी है? हायर एनर्जी. डरना मत, मैग्नीट्यूड मत देखो, है ना? ये लोअर एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है? हायर एनर्जी है. ज्यादा नेगेटिव है नहीं है, तो लोअर एनर्जी है, वो हायर एनर्जी है कि नहीं? अब बात को समझो, अगर तुम्हें लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाना है तो क्या चाहिए होगा? तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी. एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? फोटॉन्स के फॉर्म में मिलेगी, है ना? तो देखो, अगर तुम्हें फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट जाना है तो तुम्हें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? ऑलरेडी तुम्हारे पास कितना है? माइनस 13.6. इतना चाहिए, तो इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस आता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज दैट? ये डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ फोर्थ. तो ये है कितना? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब क्या हुआ बेटा इसका? इफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब if the electron in the first orbit wants to reach to the fourth orbit, then it should have a photon of how much energy? उसके पास कितने एनर्जी का फोटोन आ जाए? अगर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ जाए तो क्या होगा? वो जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट चला जाएगा. ठीक उसी प्रकार से अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट नहीं जाना है, फर्स्ट ऑर्बिट से कहां जाना है? थर्ड ऑर्बिट जाना है, तो क्या चाहिए होगा उसे? एनर्जी. उसे चाहिए होगा इन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी का डिफरेंस. हायर एनर्जी पे जा रहा है ना, तो क्या चाहिए होगा उसे? दैट डिफरेंस इज हाउ मच? 12.09. आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं. मतलब माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट डिफरेंस इज नथिंग बट 12.09. ये बहुत लॉजिकल सी बात है. देखो, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट जाना है तब वो कितना चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैं एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं, सुनो. जैसे कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दूसरे की कितनी है? माइनस 3.4. अगर तुम्हें फर्स्ट से सेकंड जाना है तो तुम्हें कितने एनर्जी का फोटोन चाहिए? 10.2. अगर फर्स्ट से थर्ड जाना है तो तुम्हें कितनी एनर्जी की फोटोन चाहिए? 12.09. अगर फर्स्ट से फोर्थ जाना है तो कितनी एनर्जी की फोटोन चाहिए? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो तुम जम मार देगा उसे, है ना? अगर इतनी एनर्जी का फोटोन नहीं मिलेगा तो तुम भाग नहीं सकता. चलो, अब बात समझते हैं. एक बड़ी सी कहावत है, इसमें बात समझ में आती है दैट इफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब नीचे ऑर्बिट में, मान लो फोटोन मिल गया कितना? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसे फोटोन मिल गया, तो जंप करके कहां चला जाएगा? फोर्थ ऑर्बिट. तो क्या वो वहीं पे परमानेंटली सेटल हो जाता है? नहीं, वो वहां पे परमानेंटली सेटल नहीं होता है. वो 10⁻⁻6 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, बट इतनी बहुत कम समय के लिए वहां पे वो रहता है. और उसके बाद क्या करता है? वो वापस जंप करके कहां जाता है? उसी ऑर्बिट पे जहां वो पहले था. तो जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट गया, तो क्या किया उसने? फोटोन को एब्जॉर्ब किया और जंप मार दिया फोर्थ ऑर्बिट में. अब फोर्थ ऑर्बिट से वापस वो किधर आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट में. तो क्यों? क्योंकि वहां पे वो ज्यादा देर रुकता नहीं है. 10⁻⁻6 सेकंड या 7 सेकंड, जो भी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, बट बहुत कम समय के लिए वहां रुकता, वापस लौटता है. अब जो सोचो, जब वो वापस लौटेगा तो क्या होगा? अब वो क्या होगा? अब क्या होगा? हायर एनर्जी से किधर आ रहा है? लोअर एनर्जी में. तो क्या एमिट करेगा? फोटोन, है ना? तो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. ठीक है नहीं? तो वो फोटॉन्स एमिट करेगा.
और जब लिए के जा रहा होगा तो एब्जॉर्ब करेगा। अब यही जो बात है बस इसमें समझने लायक है। इसी में क्या देखते हैं, अब जैसे सोचो कि यही एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, देखो इस बात को समझते हैं, देखो लेट अस अंडरस्टैंड द एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जैसे तुमने इस पे फोटोन गिराए इन वेवलेंथ्स के, सोचो कौन वेवलेंथ्स के, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6। अब देखो तो लैम्डा 1 किसका वेवलेंथ है, अब ध्यान से देखो, इफ यू गिव इलेक्ट्रॉन, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है इसको अगर आप कितनी एनर्जी दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा। कितना, -13.6 है ना, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाने के लिए कितना होना चाहिए, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना ऐड कर दो, +13.6। अगर इसको तुम +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो तो ये किधर भाग जाएगा, इन्फिनाइट, है ना। उसी तरीके से अगर इसको कितना दे दो 10.2 तो भाग जाएगा सेकंड, अगर कितना दे दो 12.09 तो भाग जाएगा थर्ड, और अगर इस तरह से 12.75 दे दो तो भाग जाएगा फोर्थ। अब इस पे बात करते हैं देख स्पेक्ट्रम्स के बारे में, बहुत सीधी सी बात है, ध्यान से देखते हैं। देखो जैसे दो एक n=1 बना लेते हैं, है ना, 1 2 3 4, देखो तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। अब मान लो कि उधर से ना लाइट गिराई जा रही है और इसमें वेवलेंथ्स है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग तो लैम्डा 1 वाली वेवलेंथ की जो फोटोन है ना, तो वो उसकी मान लो एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का है समझो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। चलो ये मान लो चार आ रहा है, चार समझो चार फोटोन आ रहे हैं इसके पास, किसके पास आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है। अब एक बात याद रखना कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, कंफ्यूज मत करना, ये एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, बट मैंने पूरा एक समझो क्रिस्टल रखा है वहां पे, तो एक क्रिस्टल में एक ही हाइड्रोजन एटम होगा क्या, नहीं, उस क्रिस्टल में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हो गए, उन बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स का बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो समझो उन सब इलेक्ट्रॉन्स पे ये चार वेवलेंथ ऑफ लाइट गिर रही है। अब इस वेवलेंथ वाली फोटोन की एनर्जी कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वेवलेंथ तो ऐसा ऐसा, ठीक। अब बात को समझो, व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन जो है 10.2 वाले को एक्सेप्ट करके कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो देखो ये एब्जॉर्ब कर लिया ना इसने, इस वाले को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करके कौन सा ऑर्बिट में चला जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में, क्योंकि मैंने देखा कि इन दोनों की एनर्जी का गैप कितना है 10.2, तो फोटोन अगर इतना ही प्लस एनर्जी इसको दे दे तो सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा, मतलब ये वाली फोटोन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यही वाली फोटोन कौन से स्पेक्ट्रम में चली जाती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एक बात समझो, देखो अब वो 12.09 वाले को भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से एब्जॉर्ब करके यहां चला जाएगा, तो ये भी कहां चला जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, ये भी कहां चला जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, क्योंकि ये सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, है ना। अगर मान लो कोई एक ऐसा फोटोन है जिसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या ये एब्जॉर्ब होगा, नहीं, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उन्हीं फोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा जिसके पास एग्जैक्ट उतनी ही एनर्जी हो जितनी रिक्वायर्ड हो ऑर्बिट जाने के लिए, अगर उसमें से थोड़ा कम भी हो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करता है वो, है ना, वो स्पेसिफिक फोटॉन्स की ही एनर्जी एक्सेप्ट करता है, ठीक। एंड दैट शुड बी दिस द गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। अब मजे की बात इसमें क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम में अगर आप ध्यान से देखें तो मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसे सोचते हैं, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई अगर इलेक्ट्रॉन है फोर्थ ऑर्बिट जा चुका है, कितनी एनर्जी मिली होगी उसकी बाय द वे, फोर्थ ऑर्बिट गया है तो, अगर उस फोर्थ ऑर्बिट गया हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट गया हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ का कितना होता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन कितना फोटोन एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब किया होगा, तो ये वाला कहां चला गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, ठीक। अच्छा, अब ये जब वापस आएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या डायरेक्ट 4 से 1 आ जाता है क्या, ये डायरेक्ट 4 से 1 आता है क्या, नहीं, ये डायरेक्ट 4 से 1 आए ये जरूरी नहीं है, किसी किसी एटम में
ये डायरेक्ट 4 से 1 आ जाएगा। जैसे मान लो ये 4th है, 3 है, 2 है, 1 है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये 10⁻⁹ सेकेंड तक यहां रुकेगा और उसके बाद क्या आएगा, वापस लौटेगा। तो क्या वापस लौटते समय वो डायरेक्ट आ जाता है क्या ऐसे? हाँ, किसी एटम में वो डायरेक्ट भी आया होगा, बट किसी किसी एटम में ऐसे आ सकता है। किसी एटम में ऐसे आया होगा 4 से 2, 2 से 1, किसी में आया होगा 4 से डायरेक्ट 1, किसी में क्या आया होगा 4 से 3, 3 से 1, है ना। और किसी में कैसे आया होगा 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो ये सारे पॉसिबिलिटी से वो आ सकता है। तो जब वो आ रहा होता है तो क्या एमिट करता है, फोटोन। तो ये जो फोटोन एमिट करता है ना, ये वाली वेवलेंथ जो होती है ये कहां चली जाती है, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब ये फोटोन एमिट हो रहा है ना वाइल रिटर्निंग, तो वाइल रिटर्निंग ये सब फोटॉन्स जो है ये एमिट हो रही हैं, तो ये कब सब कहां चली जाएंगी, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे एमिशन स्पेक्ट्रम है और ये वाला कौन सा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक बात बताओ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइन है क्या ये एमिशन स्पेक्ट्रम में भी होगी, 12.75? ऑब्वियसली होगी। एमिशन में कोई ना कोई एटम में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट भी आया होगा, तो उसने क्या एमिट किया होगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल द लाइंस इन एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट इन एमिशन, बट ऑल द लाइंस इन एमिशन विल नॉट बी प्रेजेंट इन एब्जॉर्प्शन, है ना। तो ये बात समझने लायक है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इसको बात को समझेंगे आप, ठीक है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट ओनली एक्सेप्ट्स दोज फोटॉन्स who have that exact amount of energy which is required to move to the other orbits। तो जैसे अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप 10.2 है, तो अगर उसको 10.3 मिलेगा तो वो नहीं लेगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का गैप है, तो अगर एग्जैक्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर फोटोन आई है, देन ओनली इट विल एक्सेप्ट इट। इफ इट कम्स लाइक 10.3 इट विल नॉट एक्सेप्ट। So there are few wavelengths of the photon, and there are few wavelengths or there are few photons whose specific energies are accepted, and those photons lies in किसमें, एब्जॉर्प्शन सीरीज में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। वो स्पेसिफिक फोटॉन्स को ही एक्सेप्ट करेंगे, तो जिसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जाता है। और इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी, कोई भी चीज अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो जंप करके हायर ऑर्बिट्स में जाता है। लेकिन जब वो हायर ऑर्बिट में जाता है तो वापस लौटते समय वो जरूरी नहीं कि सेम पाथ को फॉलो करे, इट कैन फॉलो डिफरेंट पाथ्स, है ना। तो डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए वो वापस आता है। सो इन दी ऑर्डर व्हेन इट फॉलोज द डिफरेंट पाथ, लाइक सपोज अगर 4 से 1 आ रहा है तो 4 से 3 गया होगा, 3 से 1, तो 4 से 3 के बीच में एक वेवलेंथ एमिट किया और 3 से 1 के बीच में भी एक वेवलेंथ एमिट किया। ये सारे कौन से हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम में। एमिशन स्पेक्ट्रम में एक क्वेश्चन आता है दैट हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स आर एमिटेड इफ अ इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स या हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर एमिटेड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि इसमें मैं चलो जोड़ लेता हूं पहले। जो मान लो 4 से फर्स्ट आया, सो 4 से फर्स्ट आया तो एक तो ये हो गया फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ये सब डिफरेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये क्या है 4, ये क्या है, ये वाली चीज क्या हो जाएगी 5, है ना। ये वाला हो गया क्या, कैलकुलेट नहीं हुआ 5। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाली चीज है, ये वाली तो यहाँ पे हो चुकी है ना, ये तो कॉपी हो गया, तो ये वाला कैंसिल, ठीक। अच्छा ये वाला भी कॉपी हो गया ना, कैंसिल। तो देखो ये वाला कितने हैं, 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स आर एमिटेड व्हेन यू कम फ्रॉम 4 टू 1, 6 डिफरेंट। तो बोले ये वाला क्यों नहीं जोड़ा, और ये वाला क्यों जोड़ेंगे, यहां जोड़ चुके हैं ना, ठीक। तो 6 डिफरेंट वेवलेंथ, इसका सबसे आसान तरीका है फॉर्मूला याद रखना, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, है ना। नंबर ऑफ, है ना, या डिफरेंट, सिंपल भाषा में नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिटेड इन एमिशन, ठीक है ना, इन एमिशन while रिटर्निंग फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 5 से 1 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 से तो कितना गैप है वो देखो, n इज दी गैप। तो देखो तो गैप कितना है 5 से। अब हम ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 5c2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c2। अच्छा 4 वाला चेक कर लेते ना, वो सबसे अच्छा
अपने पास एग्जांपल है ही, 1 से 4 वो गैप रुको। हम्म, हाँ 1 से कहाँ बोला मैंने 4। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, देखो 1 से 4 क्या बोला मैंने, 4C2, 4C2 अच्छा 4C2 मतलब ही होता है, अच्छा 4C2 नहीं भी जानो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इट इज नथिंग बट, अगर जिसको मैथमेटिक्स आती है वो ये जान ले, इट इज नथिंग बट 4C2। इसी को हम लोग लिखते हैं 4 × 4 - 1/2, तो 4 × 3/2, तो कितना हो गया 6, है कि नहीं। तो इस तरीके से, ठीक। सो 6 नंबर डिफरेंट फोटॉन्स आर एमिटेड। तो कोई भी कर सकते हैं आप, जैसे मान लो 1 से 5, अगर 1 से 4 इज इक्वल टू 3 टू कितना, 1 से 4 मतलब कितना गैप हुआ, ऐसे सोचो 1 से 4 में गैप कितना है, 1 to 2 एक गैप, 2 to 3 एक गैप, और 3 to 4 कितना, 3 गैप। सो 1 to 4 के बीच में कितना गैप है, 3 गैप्स है कि नहीं। 0 to 1 नहीं है ना, तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, तो 3 गैप्स से जब भी फोटॉन्स वापस लौटेंगी तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं, 6। तो जैसे अगर क्वेश्चन हो इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिटर्निंग फ्रॉम 7 to 4, तो देखो तो 7 to क्या है 6, 6 to 5, 5 to 4, तो 7 to 4 भी अगर लौट रहा होगा तो कितने गैप है एनर्जी लेवल्स में, 3 गैप्स है, और 3 गैप्स में कितने डिफरेंट एमिट हो सकते हैं, 6। तो गैप देखना, तो देखना इसमें गैप कितना है, 3 गैप है, 3 गैप्स आर देयर, 3 गैप्स में से जब भी इलेक्ट्रॉन लौटेगा तो 6 डिफरेंट वेज है ना, 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स। उस तरह से 4 गैप्स के लिए देख लो, 5 गैप्स के लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज इट। अब इसी चीज में अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ बहुत स्पेसिफिक, सर एसी ऑन कर दीजिएगा, है ना, ध्यान देने वाली बात है कि कुछ एमिशन स्पेक्ट्रम जब होता है, जैसे कि आप एमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, तो एक चीज समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करके जाता कहाँ है, हायर ऑर्बिट में। तो क्या हायर ऑर्बिट में रुकता है या वापस लौटता है, ये वापस लौटता है ना, तो वापस लौटता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होती है ना, अपने होम ऑर्बिट में हमेशा वापस लौटती है। जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो उसको अगर आप एनर्जी देंगे तो कहीं भी जाएगा और वापस लौटकर कहाँ आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में। तो उसी तरीके से क्या होती है, ऐसी क्रम में कुछ सीरीज का डेवलप किया गया है, इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में सीरीज। एमिशन मतलब लौटते वक्त, तो लौटते वक्त जैसे समझो, एक होता है लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। हाँ। हम्म हम्म नहीं नहीं वैसे नहीं, वो अलग चीज है, वो रेडिएशन की चीज है, वो अलग है। हाँ मतलब वो एग्जैक्टली वो चीज नहीं है। तो रॉड वाला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन होता है उसमें, है ना, ये एकदम अलग चीज है, अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जब रिटर्न करती है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तब ये एमिशन करती है भी फोटॉन्स। बट वहां पे भी अगर ध्यान से देखो तो एनर्जी लेके करता तो वही है। तो ठीक है, उसको बात बात करें, ठीक। तो देख एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बाल्मर, ये सब का मतलब है, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, ये सब साइंटिस्ट का नाम है। अब जैसे कहना चाहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और उसको एनर्जी दी तो कहाँ कहाँ जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है, 6 जा सकता है। लेकिन जब जाता है किसी ऑर्बिट में तो वापस लौट के कहाँ आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। तो जब वो वापस लौट के आता है किसी भी ऑर्बिट से, जब वो वापस लौट कर कहाँ आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो कौन सा सीरीज कहलाता है, लाइमन सीरीज, है ना। लाइमन सीरीज मतलब इफ द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग बैक टू द फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी ऑर्बिट, n2 इक्वल टू क्या है, n है, मतलब सेकंड से भी फर्स्ट आएगा तो लाइमन, थर्ड से भी फर्स्ट आया तो लाइमन। अच्छा मतलब क्या लाने का, सेकंड से फर्स्ट आएगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। वो एमिट जो करेगा एनर्जी, वो किस सीरीज में आएगा, लाइमन में। थर्ड से फर्स्ट आएगा तो फिर एनर्जी एमिट करेगा, वो किस में आएगा, लाइमन में। 4 से 1 आएगा तो लाइमन, 5 से 1 लाइमन, 6 to 1 लाइमन, 7 to 1 लाइमन, इन्फिनिटी टू 1 लाइमन। तो वो लाइमन सीरीज है ना। तो उसी तरीके से लाइमन सीरीज कहाँ आता है वापस लौट के, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे। उसी तरह से बाल्मर में कहाँ लौट कर आएगा वापस, सेकंड ऑर्बिट में, और पास्चन में थर्ड ऑर्बिट में। मतलब पास्चन का फर्स्ट लाइन क्या है, 4 to 3, पास्चन का सेकंड लाइन कौन सा है, 5 to 3, पास्चन का थर्ड लाइन कौन सा है, 6 to 3, बाल्मर का थर्ड लाइन क्या कहेंगे, बाल्मर का फर्स्ट लाइन क्या है, 3 to 2, है ना। बाल्मर का फर्स्ट लाइन है 3 to 2, फोर्थ सेकंड लाइन है 4 to 2, एंड थर्ड लाइन है 5 to 2, है ना। तो कहीं से भी वापस लौटकर अगर सेकंड ऑर्बिट में आएंगे तो बाल्मर सीरीज, कहीं से भी अगर वापस लौटकर थर्ड ऑर्बिट में आएंगे तो पास्चन सीरीज, कहीं से भी अगर वापस लौटकर फोर्थ ऑर्बिट में आएंगे तो ब्रैकेट सीरीज, कहीं से भी अगर वापस लौटकर फिफ्थ ऑर्बिट में आएंगे तो पीफंड सीरीज, और हम्फ्री सीरीज कहीं से भी लौटकर अगर वापस सिक्स्थ ऑर्बिट में आएंगे। सो ये लौट कर वापस आते वक्त जो भी आप एमिट करते हैं वो फोटॉन्स एमिशन
एमिशन स्पेक्ट्रम में इन सीरीज में आती है। ठीक, अच्छा इसी में मैंने एक डायग्राम बनाया, देखो ऐसा, वही चीज कहने की बात है। देख, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, सेकंड से भी आया फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड से भी आया फर्स्ट ऑर्बिट, फोर्थ से भी आया फर्स्ट ऑर्बिट, फिफ्थ से भी आया फर्स्ट ऑर्बिट, सिक्स से भी आया फर्स्ट ऑर्बिट। ये सब कौन सा सीरीज है? लाइमन। अब देखो, थर्ड से आया सेकंड ऑर्बिट, फोर्थ से आया सेकंड ऑर्बिट, फिफ्थ से आया सेकंड ऑर्बिट, सिक्स से आया सेकंड ऑर्बिट। आ कहाँ रहा है? सेकंड ऑर्बिट। होम ऑर्बिट कौन सा है? बाल्मर का सेकंड है ना, सेकंड ऑर्बिट पे। पास्चन में कहीं से भी लौटकर थर्ड पे हो तो पास्चन ब्रैकेट, इस तरह से पी फंड हम्फ्री चलता है। ठीक, इसमें फिर क्वेश्चंस आते हैं बहुत फेमस फेमस, है ना। उन क्वेश्चंस को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उन क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है? फाइंड दी मिनिमम एंड दी मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड इन ईच ऑफ दिस सीरीज। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। जैसे क्या क्वेश्चन पूछता है? फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड इन पास्चन सीरीज एंड व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड इन एनी ऑफ द सीरीज। तो उन चीजों को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उसको हम लोग चलो करेंगे एक अगले एपिसोड में करेंगे। ठीक है, अभी इसको यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय। अच्छा, हमको हिलना नहीं है ना।